सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले साथियों के लिए एक शानदार मौका इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की तरफ से आपको शानदार तोहफा मिला है साथियों, और वो भी सिर्फ 10वीं पास इसमें मिनिमम क्राइटेरिया मांगा गया है। 10th पास अगर आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे साथियों। तो 10th पास वालों के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 4,987, ऑलमोस्ट 5,000 इसकी वैकेंसी आई हुई है। 10th बेस पर नौकरी है, लेकिन आप सैलरी इसका देखेंगे तो 40,000 से प्लस है। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी क्या है साथियों, जिसमें हम बात करेंगे क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें सैलरी के बारे में भी बात होगी, और उसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है 18 से 27 है वैसे तो, उसके बारे में भी बताएंगे, और उसके साथ साथ जो भी इसमें वैकेंसी को लेकर डिटेल दिया हुआ उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो चलिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे साथियों कि ये आईबी की जॉब है, जिसके पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा इन्होंने चार्ट दिया हुआ है, चार्ट के माध्यम से बताया है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी जो है आप ये कह सकते हैं कि जिस भी स्टेट में आपको फॉर्म भरना है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 6 नंबर पे भोपाल है, अगर आपको भोपाल में फॉर्म भरना है तो आपके पास भोपाल का डोमिसाइल होना अनिवार्य है साथियों। और इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि लोकल लैंग्वेज हिंदी के बारे में बताया है, तो आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे कि इसकी क्राइटेरिया है ये, इसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको समझ सकते हैं। तो आप जैसे एग्जांपल मैंने भोपाल का लिया, तो आप भोपाल में देख सकते हैं कि टोटल इसमें 36 पोस्ट जो है वो यूआर की है, और यहाँ ओबीसी की 13 पोस्ट है, और 12 पोस्ट एससी की है, और 17 पोस्ट एसटी की है, और 9 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 87 पोस्ट है साथियों। मैं सिर्फ भोपाल की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पूरी लिस्ट के बारे में बताया गया है। तो भोपाल में देख लीजिए यहाँ पे आप, और यहाँ भोपाल के साथ साथ देख सकते हैं कि हैदराबाद दिया हुआ है, उसके साथ आप देखेंगे लखनऊ के बारे में दिया है, मेरठ के बारे में दिया है, मुंबई, नागपुर, सभी के बारे में इन्होंने टोटल वैकेंसी यहाँ पे बताई हुई है साथियों। तो आप यहाँ देखेंगे कि टोटल जो वैकेंसी बन के आती है वो आती है 4,987, अर्थात 5,000, ऑलमोस्ट 5,000 वैकेंसी है इसमें, जो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है साथियों 10th पास वालों के लिए। और इसमें हम आगे चलेंगे तो यहाँ हम देखते हैं साथियों को दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट। यहाँ आप देखेंगे कि जो इसके लेवल के बारे में बताया कि ये ग्रुप सी का नौकरी है साथियों, और इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे स्केल के बारे में बात की गई है। पे स्केल इसका लेवल 3 है। लेवल 3 में जो इसका बेसिक है वो 21,700 से लेके 69,100 इसका बेसिक रहता है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 नंबर में नोट करके दिया हुआ है कि जो स्पेशल सिक्योरिटी अलावेंस है वो 20% रहता है बेसिक का। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मोटी मोटा आप 40,000 से ज़्यादा सैलरी का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 40 से 45,000 के आसपास इसकी सैलरी बननी है, क्योंकि इसी में बेसिक में ही आपका डीए जुड़ता है, उसके साथ उसका एचआरए जुड़ता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलावेंस के बारे में बताया है जो 20% रहेगा। तो इसकी सैलरी काफ़ी डिसेंट रहने वाली है, जो 10th पास स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाएगी साथियों। इसके बाद हम देखेंगे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, ये केवल और केवल 10th पास के बारे में बात करेगा। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ जो सेकंड क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है दोस्तों डोमिसाइल के बारे में। मैंने बताया था आपको कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट में आप वैकेंसी डालेंगे, वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना अनिवार्य है। उसके साथ जो 3rd नंबर की बात की गई है वो नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज। जैसे मैंने भोपाल का एग्जाम्पल दिया था कि हिंदी उसमें लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, तो आपको हिंदी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज। और इसके साथ साथ साथियों आप देखेंगे कि ये तीनों का तीनों क्राइटेरिया है फुलफिल करना है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर सकते हैं साथियों। तो इसमें एक बार मैं फिर से ब्रीफिंग कर दूं कि 10th पास होना चाहिए, और 10th पास के साथ साथ डोमिसाइल होना चाहिए जिस भी स्टेट में आप भरना चाहते हैं, और उसके साथ आपको उसकी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर यूपी में भरेंगे तो वहाँ भी एक हिंदी लैंग्वेज रहता है, हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद साथियों हम एज लिमिट की बात करेंगे। एज लिमिट में हम देखेंगे यहाँ पे कि एज लिमिट जो बताई गई है वो है 18 से 27 साल के लिए, और ये इसका जो क्रूशियल डेट है साथियों वो है 17/8, अर्थात 17 अगस्त के बारे में ये कह रहा है, वो उसकी लास्ट डेट होगी और क्रूशियल डेट होगी। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जैसे SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्राप्त होता है इसमें, तो आप इसको जानते हैं। और उसी के हिसाब से एक्स सर्विसमैन का भी रहता है, एक्स सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन उसमें प्राप्त रहता है साथियों। आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, ये एक्स सर्विसमैन के बारे में लिखा हुआ, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे साथियों, हाँ क्रूशियल डेट के बारे में बताया गया है जो 17 अगस्त के बारे में बताया गया है, 17 अगस्त 2025 साथियों। इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पे जो नॉलेज के बारे में बात की गई थी कि जो लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए उसके बारे में इन्होंने अच्छे से स्पेसिफाई करके बताया हुआ है कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा उसको नॉलेज होना चाहिए एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज। जैसे मान के चलिए कि किसी स्टेट में 2 लैंग्वेज है, जैसे एक हिंदी हो गया, एक उर्दू हो गया, तो वहाँ 2 में से एक लैंग्वेज आप अनिवार्य रूप से आपको आना चाहिए साथियों। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि दे शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक, मतलब आप उसको रीड कर सकें, उसको लिख सकें और उसको बोल सकें। इन तीनों का नॉलेज आपको होना चाहिए उस लैंग्वेज से रिलेटेड साथियों। और इसके बाद हम देखेंगे, ये इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, इसमें से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका
लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए साथियों। उसका एग्जाम में उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में उसके बारे में जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। और इसके आगे चलेंगे साथियों, हम देखेंगे जो सबसे मेन मुद्दा है कि स्कीम क्या है, इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से ये एग्जाम इसका पूछा जाएगा साथियों। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ इसका 3 टियर में एग्जाम है साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अच्छे से मैं बता सकता हूँ। यहाँ स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कीम में आप देखेंगे कि टियर 1 के बारे में सबसे पहले बात किया गया है। टियर 1 जो होगा वो 100 नंबर का होगा, उसमें टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा। और इसमें ये 5 पोर्शन दिए गए हैं साथियों, जो 20-20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे दिखा हुआ 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 5 कौन कौन से पोर्शन हैं। तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो जीए का है, जनरल अवेयरनेस का है, और जो 5वां है वो जनरल स्टडीज़ का है। तो आप मान के चलिए कि ये दोनों मिला के एक ही लगभग पोर्शन है जो 40 नंबर कंटेन कर रहा है, मतलब जीके का भाग हो गया है, सीधे सीधे आप मान के चलिए, जनरल नॉलेज की बात है ये। और उसके बाद दूसरा सेक्शन हम यहाँ देखेंगे कि दूसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, जो मैथ्स है। और थर्ड सेक्शन है रीजनिंग के बारे में, और जो फोर्थ सेक्शन है वो है इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पे टोटल आप मान लीजिए कि वैसे यहाँ 5 सेक्शन के बारे में बताया, आप 5 ही मान लीजिए। जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ ये दोनों आप मान लीजिए एक सेक्शन है। उसके बाद मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है साथियों। तो इसमें आप 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 घंटा उसमें टाइम मिलेगा आपको। और आप यहाँ देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी इसकी दी गई है, जो 1/4 होगी। जनरली 1/4 ही रहती है निगेटिव मार्किंग, मान के चलिए आप। तो 1/4 निगेटिव रहेगा, जो भी आप रॉन्ग आंसर करेंगे उसके लिए। इसके बाद साथियों हम देखेंगे कि टियर 2 के बारे में। टियर 2 बहुत ही शानदार है और ये सभी लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला है। आप जैसा समझ सकते हैं कि इसमें दिया भी हुआ है कि रिटन एग्जाम है, ये डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने क्या बताया हुआ है, 50 नंबर का 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इसमें इन्होंने बताया है कि ट्रांसलेशन करना एक पैसेज का जो 500 वर्ड का होगा, ये आपको लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, अर्थात जो भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे भोपाल में हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में करना है और वाइस वर्सा, और इंग्लिश से हिंदी में करना है साथियों। ये 500 वर्ड का होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं कि 500 शब्द का होगा, और ये ट्रांसलेशन करना है इसमें पैसेज के लिए। ये 50 मार्क्स कंटेन करेगा, जो 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा साथियों। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग है टियर 3। ये इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करेगा। और जनरली आप बोलेंगे कि 10th पास वाले इंटरव्यू के लिए तो वैसे भी रहता नहीं है एग्जाम में, लेकिन इस एग्जाम में है साथियों कि 10th पास मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगा है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3rd टियर जो दिया हुआ है वो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के लिए दिया हुआ है। और आप यहाँ देखेंगे कि जो इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 50 नंबर का है, बहुत ज़्यादा वेटेज है और बहुत अच्छा। इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू तो उनके सिस्टम के हिसाब से, उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से चलेगा कि आपका कितना देर तक इंटरव्यू चलता है, पर वो 50 मार्क्स कंटेन करेगा। इस आप आशा करते हैं आप अच्छे से इस स्कीम को समझ चुके होंगे, इसके सिलेबस को जान चुके होंगे। अब आगे जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे चलते हैं। सेंटर्स के बारे में बताया हुआ है कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है टोटल 6 जगह दिया हुआ है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन। ऐसे ही हर जगह का, राजस्थान का देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं, दिल्ली का देख सकते हैं। और साथियों इसमें एग्जाम सेंटर के बाद यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टियर 1 के बारे में, कि टियर 1 में जो क्वालिफाई करेंगे, टियर 1 में जो क्वालिफाई करेंगे वो 10 गुना होंगे टियर 2 के लिए साथियों। और यहाँ पे एक जो मुख्य बिंदु है आपको जो बताना है साथियों, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टियर 2 है ट्रांसलेशन वाला सेक्शन, वो क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। क्वालिफाई सिर्फ इसमें करना है आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया हुआ है वो 50 में से 20 नंबर दिया हुआ है, आपको 20 नंबर मिनिमम लाना है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रांसलेशन 20 नंबर अब 50 नंबर में लाया जा सकता है, ये बहुत कठिन काम नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे साथियों कि जो इसका मेरिट बनेगा, जैसा कि मैंने बता दिया कि टियर 2 इसका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जो इसका मेरिट बनेगा वो बनेगा टियर 1 और टियर 3 एग्जाम के बेसिस पे। इसकी फाइनल मेरिट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। और इसमें एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये भी है स्टूडेंट्स के लिए, जो जनरली एसएससी में नहीं रहता है, आप जानते हैं, यहाँ लिखा कि वेटिंग लिस्ट भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट आपको बताया जाएगा, ताकि लास्ट में अगर कोई इस जॉब को छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उस स्थान की पूर्ति की जा सके साथियों। आप यहाँ देखेंगे ये बहुत अच्छा है। वेटिंग लिस्ट वैसे जनरली हर एग्जाम में होना ही चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग पोस्ट को छोड़ देते हैं ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे मिल जाती है साथियों। उसके बाद आप देखेंगे कि इन प्रोसेस के बाद जो बाद में इनके प्रोसेस होगा वो होगा कैरेक्टर के लिए, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होता है। और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। मेडिकल होगा वो तो लगभग हर एग्जाम में होता है, किसी में ईजी होता है, किसी में कठिन होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैसे मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया। टियर 2 के बारे में बता दिया, टियर 1 और टियर 3 से जो मेरिट बनेगी वो बता दिया, और टियर 2 का जो क्वालिफाइंग था वो बता दिया साथियों। तो यहाँ आपने देख लिया कि मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी के माध्यम से आपको दे रहा हूँ साथियों, ताकि आपको कोई मेन पॉइंट इसमें छूट ना जाए। इसलिए वीडियो कुछ लंबा भी हो सकता है, आगे भी मेन पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। आप तो अभी ये सोच के चलिए कि आपको टॉप ही करना है एग्जाम में,
उसके बाद आप देखेंगे साथियों कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में यहाँ बताई गई है, वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि जो रजिस्ट्रेशन का या ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट रहेगा साथियों, स्टार्टिंग डेट वो 26/7 अर्थात 26 जुलाई रहेगा। और जो लास्ट डेट रहेगा साथियों, आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट क्लोजिंग डेट है वो रहेगा 17 अगस्त, और यही क्रूशियल डेट भी है। लास्ट डेट यही है, इसी डेट से पहले आपका जो 10th है वो पास होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बन जाने चाहिए साथियों, तभी आप इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे साथियों। मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने वीडियो में जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो आपको सारे बता दिए। हाँ, यहाँ एक चीज़ और बचा हुआ है, एग्जामिनेशन ऑफ फी। एग्जामिनेशन का फ़ी कितना लगेगा आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो साथियों हम यहाँ फ़ी की बात करेंगे कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में हम देखेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है कि 2 कंपोनेंट इसमें है। जो एग्जामिनेशन फ़ी है 100 रुपये की, और उसके साथ साथ प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 550 रुपये की है साथियों, आप यहाँ देखेंगे। और यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं UR EWS एंड OBC के, वो टोटल 650 रुपये उनका लगेगा, यहाँ आप देखेंगे लिखा भी हुआ है। और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ़ी जो है चार्ज वो 550 रुपये लगेगा उनका। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनमें अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से दिया हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो नीचे लिखा हुआ है, इसके बाद जो मुख्य बात जानने लायक है वो ये है कि SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस कितने लगेगी, और उसके साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस कितने लगेगी, क्योंकि ऊपर आप यहाँ इसके बारे में देखे थे कि नहीं दिया हुआ था। तो इनका ये है दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और उसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ, आप ऐसे समझ जाइए कि जो 100 रुपये है यहाँ जो चार्ज लग रहा था एग्जामिनेशन फीस का, वो एक्सेप्टेड होगा, वो उनको नहीं लगेगा। और उसके अलावा ये जो 550 रुपये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चार्ज लगेगा वो सबके लिए लगेगा दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि SC ST कैंडिडेट्स और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 550 रुपये फीस होने वाले साथियों, और जो मेल कैंडिडेट्स है UR EWS और OBC के लिए उनकी 650 रुपये फीस लगनी है साथियों। आशा करते हैं दोस्तों कि आप फीस के बारे में भी समझ चुके होंगे। थोड़ा पेचीदा है, लेकिन चलिए आपको मैंने ये आसान भाषा में समझा दिया। दोस्तों हमने यहाँ सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में देख लिया है। ये मैंने होलिस्टिक वीडियो बनाया है ताकि आप सभी जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आप जान सकें कि इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी कितनी है। इसमें आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्टिव लिस्ट दी हुई हैं कि हर जगह के लिए, जैसे यहाँ आइजवाल के लिए, अमृतसर के लिए, बेंगलोर के लिए, भोपाल के लिए, और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई और सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ पूरी दी गई हैं, जो पूरी मिला के 4987 हो रही थी साथियों। और इसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी जानकारी है कि पे स्केल कितना रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा और एज लिमिट क्या है, मैंने सभी ही पॉइंट के लिए आपको बता दिया है। और यहाँ जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इसके बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया। और इसमें हमने वहाँ पे देख ही लिया है कि जो इसका जो फाइनल लिस्ट बनना है वो Tier 1 और Tier 3 के हिसाब से बनना है, जो 100 नंबर और 50 नंबर, अर्थात 150 नंबर में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी नंबर के बेस पे आपका मेरिट बनेगा दोस्तों। और जो Tier 2 था, यहाँ जो Tier 2 लिखा हुआ है रिटन एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव टाइप में, ये 50 नंबर का, इसमें 20 नंबर लाना है साथियों। 20 नंबर इसका क्वालिफाइंग नेचर का, ये 20 नंबर लाने से आप क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों। तो Tier 1 और Tier 3 के हिसाब से आपका मेरिट बनना है साथियों। तो इसमें मैंने लगभग सारे ही पॉइंट कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा और सारी कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गई होंगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी है, अगर आपके मन में कोई द्वंद्व है, शंका है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप जाके वहाँ कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट्स के प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। मैंने ये नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़ ली हुई है। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आप वहाँ लिखिए, मैं आपको जवाब देने के लिए वहाँ हाजिर रहूँगा साथियों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा साथियों, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए सही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो सटीक जानकारी के साथ ला सकूँ साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।